हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज देवांश यादव। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और काफी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, शायद, है ना? शायद नहीं काफी समय बाद ही मिल रहे हैं। आई गेस आपने जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स होंगे वो सब अच्छे हुए होंगे और आप सब अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए प्रमोट हो गए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला, बेसिकली इट इज अ डेमो लेक्चर और ओवरव्यू लेक्चर है, जिसमें हम EDC 2 या AE2 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का जो हमारा सिलेबस है उसका एक डिस्कशन करेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे। और ये एक क्विक अपडेट भी है आपके लिए कि अब से मॉड्यूलेशन पे ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्दी मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इससे मॉड्यूलेशन से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको फर्दर लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन स्मूथली चले। और हम ये टारगेटेड हम ये बैच पूरा डिजाइन कर रहे हैं, ये हम विद इन अ वीक आपको पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करके देंगे ताकि आप अपना फर्दर जो है स्टडी कर सकें और उसको फिर रिवीजन के साथ अपने एग्जाम्स के लिए जा सकें। ठीक है, तो फास्टली कनेक्ट होते हैं जल्दी से और इस सिलेबस को देखते हैं। चलिए शुरू करें। सो EDC 2 ये एक सब्जेक्ट है, AE2 भी इसको नाम अभी रिप्लेस कर दिया है, DSEU जब से हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली EDC 2 या इलेक्ट्रॉनिक्स 2, तो जैसे मैं EDC 1 के टाइम भी बोला था, अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे या उसका डेमो देखा है, तो ये सबसे बेसिक या कोर सब्जेक्ट माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें EDC 1 में आपने फंडामेंटल्स सीखे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपने AE1 में सीखे होंगे, जिसमें आपको कंपोनेंट्स के बारे में, ट्रांजिस्टर्स के बारे में, FETs, डायोड्स, उनके एप्लीकेशंस और ये सब सारी चीजें आपने उसमें सीखी कि भाई इनको कैसे यूज किया जाता है। फिर आप उन्हीं को आगे एक्सटेंड करते हुए, उन्हीं एप्लीकेशंस को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए हमारा AE2 आता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 या EDC 2 आता है, जिसमें हम क्या सारी चीजें देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास इसमें जो आप पहला टॉपिक है, दैट इज लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है BJT एम्पलीफायर्स की किस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट करते हैं, कैसे उनकी ऑपरेशंस होती हैं, कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है, कैसे उनके गेन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें एक तो गेन रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे, गेन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी थी CB, उनमें कैसे गेन को मॉनिटर किया जाता है ना। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसमें हाइब्रिड पैरामीटर का, एज पैरामीटर का कॉन्सेप्ट होता है, वो कैसे मैनेज होगा। फिर इंपीडेंस मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इंपीडेंस को कैसे मैच किया जाना है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे पूरा का पूरा BJT के साथ ये सारी चीजें अचीव की जाती है। ठीक, तो गेन रेशियो, कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन करेक्टर, ये आपने सब AE1 में पढ़े होंगे कॉन्फ़िगरेशंस। इनको कैसे डिजाइन करना है, कैसे इनके फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बेसिस पे इनको मॉनिटर करना और कैसे इनके गेन्स को मेजर किया जाता है, एच पैरामीटर्स उसमें कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो पूरा का पूरा हम इसमें पढ़ेंगे इंपीडेंसेस के बारे में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको और अच्छा जिस्म मिलेगा जब आप नास पढ़ोगे, नेटवर्क एनालिसिस और ट्रांसमिशन लाइन, NATL या NFTL करके है वो, तो उसका भी ओवरव्यू इसमें थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा फिर हमारे पास यूनिट आएगी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या है? देखिए, आपने जब अगर AE1 पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा CE एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, की ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर भी यूज करते हैं, पर वो एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर था, मतलब वहां पे आपने एक ही ट्रांजिस्टर यूज किया और उससे आप एक गेन को एम्पलीफाई करते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या मल्टी स्टेज का मतलब है कि एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो इट इज अ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कि आप दो ट्रांजिस्टर अगर एक साथ यूज कर रहे हो, तीन यूज कर रहे हो, तो जैसे आपने डीजे सेट देखे होंगे या बड़े बड़े जहाँ पे डिस्को सेट्स होते हैं, तो वहाँ साउंड को ज्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ गेन एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो वहाँ एक ट्रांजिस्टर काम नहीं होता, मल्टी स्टेज होती है, कैस्केडिंग होती है, और उस तरीके से मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर्स को हम बनाते हैं। ठीक है, तो कैस्केडिंग इसमें पढ़ाया जाएगा कैसे वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन होती है कैस्केडिंग ट्रांजिस्टर्स की, वो कैसे होती है, और उसके बाद इसमें मल्टी स्टेज के जो टाइप होते हैं कि गेन, इसमें ये तो मैं बताऊंगा गेन कैसे एम्पलीफाई होना, और फिर इसके टाइप हैं, जैसे इसमें एक हमारा डायरेक्ट कपल्ड होता है कि डायरेक्ट एम्पलीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन, एक RC कपल्ड होता है, एक ट्रांसफार्मर कपल्ड होता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे ट्रांजिस्टर्स मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांसमीटर लिख दिया मैंने, ट्रांसफार्मर कपल्ड। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड होता है, तो इस तरीके से अलग अलग कपलिंग करके
कपल का मतलब कपलिंग, कपलिंग मतलब जहाँ पे दो स्टेज को जोड़ते हैं। तो मल्टी स्टेज अगर आप बना रहे हो तो ट्रांजिस्टर की एक एक हर स्टेज को जोड़ते जाते हैं, तो उसमें कपलिंग की जाती है बीच में जोड़ने के लिए। तो उस कपलिंग के लिए डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपल, ये अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं और वही उससे उनकी कैटेगरी बन जाती है। तो वो पूरा हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सी कपल ट्रांजिस्टर को आपने यूज करना है। ठीक है, ये पूरा यूनिट 2 में रहेगा, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। फिर हमारे पास आते हैं पावर एम्पलीफायर्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मल्टी स्टेज में गेन तो हम बढ़ाते हैं, पर गेन दो तरीके से बढ़ सकता है सर्किट का। एक तो वोल्टेज गेन बढ़ा दो आप, या पावर गेन बढ़ा दो। ठीक है, तो जब आपको बहुत हाई साउंड चाहिए, एम्पलीफिकेशन ज्यादा चाहिए, तो पावर गेन, यानी कि वहां पे वोल्टेज प्लस करंट दोनों का एम्पलीफिकेशन होता है, तो वहां पावर गेन बढ़ाना पड़ता है। तो कुछ एम्पलीफायर हमारे पावर एम्पलीफायर्स भी होते हैं, तो उन एम्पलीफायर्स को हम पढ़ेंगे कि पावर एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं। तो इसमें कैटेगरी है कि हमारे पास एक क्लास ए, क्लास बी, सी, ए, बी, ऐसे करके अलग अलग पावर एम्पलीफायर की कैटेगरी है। फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि जो हमारे नॉर्मल वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं और पावर एम्पलीफायर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर क्लास ए बी में जब आप पढ़ लोगे, ठीक, फिर उसके बाद जो क्लास बी हमारा एक टाइप एम्पलीफायर है, उसमें आप पुश पुल एक एम्पलीफायर होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आएगा कि किस तरीके से एम्पलीफिकेशन की जाती है। पुश पुल एम्पलीफायर होता है, फिर उसमें एक डिस्टॉर्शन आती है क्रॉसओवर, तो उसको ठीक करने के लिए हम दूसरा एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा सर्किट काम करता है। तो ये यूनिट 3 रहेगी कि पावर एम्पलीफिकेशन के लिए पावर एम्पलीफायर्स कौन से हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है। ठीक है, और किस तरीके से फिर हम इन सबको मतलब इसमें इसको यूज करना है, किसको, इसको, इनके सर्किट्स क्या होते हैं। तो जैसे आपने ईडीसी 1 में पढ़े होंगे, सर्किट डायग्राम थे, फिर उनके मेन उनकी थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें ही आपको याद रखनी है। और वो बहुत, अगर आपने उस तरीके से पढ़ा है वो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल, थोड़ा थ्योरी होती है ये सब्जेक्ट्स, पर आप अगर डिटेल में इन चीजों को समझेंगे ना, तो बहुत आराम से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यूनिट 3 में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक, फिर हमारा यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में हम फीडबैक पढ़ते हैं इन एम्पलीफायर, कि एम्पलीफायर्स में फीडबैक का क्या रोल है। तो फीडबैक क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि आउटपुट का कुछ पार्ट अगर हम दोबारा से इनपुट में डाल दें, जैसे ये हमने दिया और इधर से हमने फिर से इनपुट में भेज दिया आउटपुट, ठीक है, तो इसको अपन फीडबैक बोलते हैं। तो ये जो फीडबैक का जो हिस्सा है, ठीक है, इसी को यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में बहुत ज्यादा है ना, इससे क्या है, गेन्स को मैनिपुलेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, और आउटपुट को कई तरीके से हम बहुत ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसको अपनी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसलिए फीडबैक्स का बहुत यूज किया जाता है। तो ये जो फीडबैक करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके का फीडबैक जाता है, और उनके अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक के अपने फायदे या नुकसान है। तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे उसको ठीक करना है, नेगेटिव फीडबैक कैसे यूज किया जाता है, कौन सा ऐसा एम्पलीफायर जिसमें नेगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है, किसमें पॉजिटिव यूज किया जाता है। तो ये सारा का सारा हम इसमें पढ़ेंगे कि फीडबैक्स इन एम्पलीफायर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑपएम्प की अगर हम बात करें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूनिट, सॉरी, इसके बाद हाँ यूनिट 5 है, दैट इज ट्यून्ड एम्पलीफायर। ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर्स क्या हैं आपके, जैसे ये जितनी भी आपने अभी देखे थे, ये सब बेसिकली हमारे जनरल एम्पलीफायर थे, जिसमें एसी या जो भी सिग्नल आप दे रहे हो वो उनको एम्पलीफाई कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या होता है, जो ट्यून्ड एम्पलीफायर, ये एक तरीके से ऑक्सीलेटर बेस्ड एम्पलीफायर होते हैं। इसमें एक टैंक सर्किट होता है जिसको हम ट्यून सर्किट भी कहते हैं, और उसकी वजह से या उसकी मदद से फ्रीक्वेंसीज को इसमें जनरेट किया जाता है और फिर उनको एम्पलीफाई किया जाता है। तो ये ट्यून्ड एम्पलीफायर एक स्पेशल पर्पस एम्पलीफायर होते हैं, और हम सिंगल ट्यून, मल्टी ट्यून करके भी ये यूज होते हैं, सिंगल एंड मल्टी ट्यून। और इसमें अगर आप पढ़ोगे तो रजिस्टर बेस, इंडक्टर बेस, कैपेसिटर बेस, अलग अलग तरीके से टैंक सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है, और उनके बेसिस पे हमारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स होंगे। उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको बनाना है, या उस तरीके से कैसे ये जो है आपके ट्यून्ड एम्पलीफायर है उनको जनरेट किया जाएगा। ठीक है, कैसे उनको बनाया जाएगा, तो ये पूरा आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो 6th यूनिट है, दैट इज ऑपएम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हमारे पास, ये है ना, ऑपएम्प को हम शॉर्ट में बोलते हैं। सो इट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसके बहुत यूज है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मल्टीपर्पज एम्पलीफायर सर्किट बोला जाता है, इंडस्ट्री में बहुत यूज है। इसको इंडस्ट्रियल एम्पलीफायर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है ना, तो इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन, तो वही सब हम पढ़ेंगे कि ऑपएम्प को अगर आप एज अ डिफरेंशिएटर यूज कर रहे हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, अगर ऑपएम्प को आप एज ए इंटीग्रेटर यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, ऑपएम्प को आप एज अ समर डिवाइस यूज कर रहे हैं तो फिर ऑपएम्प के स्मिथ ट्रिगर और सैंपल एंड होल्ड सर्किट, इसके दो एप्लीकेशन में आते हैं।
तो ये मैं अभी बस नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक है। सिमेट ट्रिगर एक होता है AC2, मतलब ये डिजिटल कर देता है किसी भी वेबफॉर्म को, अगर आप देंगे तो उसको डिजिटल बना देगा। तो इस तरीके के इसके एप्लीकेशन है, उनको पढ़ेंगे कि उनके सर्किट्स क्या हैं, कैसे उनको डिजाइन करना है। इस पूरी जो भी आप शुरू से लेकर एंड तक देखो, इसमें बस 3 ही चीजों पे आपको ध्यान देना है कि नेम, एक तो टॉपिक क्या है, फिर उसका सर्किट को कैसे बनाया गया, और उस सर्किट के बेस पे उसको कैसे वो फंक्शन कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन या वर्किंग क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि सर्किट बहुत ज्यादा होते हैं कई बार, तो आप कंफ्यूज मत हो। मैं आपको जैसे मैंने ना, हर टॉपिक में 5 टॉपिक होंगे हर यूनिट में, वो 5 पढ़ो, उसके बाद आप मतलब जैसे कहते हैं ना टॉप करेंगे, इस बात की मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो ये ADC3 है, इसमें आप करेंगे। नेक्स्ट साइनसोइडल ऑक्सीलेटर्स है। तो जैसे मैंने टैंक सर्किट यहाँ बताया, इसके बेस पे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के ऑक्सीलेटर होंगे, है ना, और उन ऑक्सीलेटर्स का जनरली यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, है ना। हम जो AC फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं उसके लिए ऑक्सीलेटर यूज किए जाते हैं, साइनसोइडल ऑक्सीलेटर, है ना, साइन वेव जनरेट करेंगे। तो इसमें रजिस्टर बेस हमारे कुछ ऑक्सीलेटर होंगे, R बेस उनको बोलते हैं, वो इंडक्टर बेस होंगे, कैपेसिटर बेस होंगे, इस तरीके के अलग अलग, हार्टले हो गया, कॉलपिट हो गया, और हमारे पास ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हो गए। इस तरीके से अलग अलग तरीके के क्लैप ऑक्सीलेटर हो गए, अलग अलग तरीके के ऑक्सीलेटर में उनके सर्किट पढ़ेंगे, कैसे उनको डिजाइन किया जाना है और कैसे उनसे आप आउटपुट जनरेट कराते हैं, ये सारा आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक ओवरव्यू था EDC3, दैट इज सॉरी EDC2 या AE2, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2। ठीक है, इसमें आपको ये टॉपिक कैसे कवर करना है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आए होंगे, है ना। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये बस एक मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक्स आपको करने, ओवरव्यू है। अटैच होइए, जुड़िए, है ना। ये डेमो लेक्चर बस इसलिए कि आप मॉड्यूलेशन के साथ कनेक्ट हो जाएं, और जो फर्दर आपकी सीरीज आने वाली है लेक्चर्स की, वो आप लें और फिर अपना जो भी है लर्निंग उसको बनाते रहें। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आप टॉप करेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ अगर वैसे पढ़ेंगे। चले, मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू वेरी मच।